तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही भरोसेमंद बहुत ही विश्वसनीय संस्था का प्रैक्टिस सेट। इसमें 5 प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों। 5 इसमें आपको कह सकते हैं जीएस और सामान्य हिंदी दोनों इंक्लूड हैं। इन पांचों टेस्ट सीरीज में से दोस्तों जो पहली टेस्ट सीरीज है, पहली टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और पहली टेस्ट सीरीज को दोस्तों जीएस वाले पोर्शन का पार्ट ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, यानी पार्ट ए में 70 क्वेश्चन देख लिए थे सामान्य अध्ययन के। अब इसी पहली प्रैक्टिस सेट का पार्ट बी हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें लास्ट का 70 क्वेश्चन है। तो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। मैंने बहुत ही डिटेल से एक एक से जो बेहतरीन प्रश्न है आपके हर एक टॉपिक को टच कराया गया है, उसके आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों एकदम ये शेडो पेपर है, यानी एग्जाम के लेवल को आपको समझकर उसका ध्यान रखकर आपके सिलेबस का ध्यान रखकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेट किया गया है। और हाँ दोस्तों, आपकी जो शिकायत रहती है पीडीएफ के लिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं, आप वहां जाकर टेलीग्राम को फॉलो करके आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपके लिए हम ऐसी बेहतरीन संस्थाओं का कंटेंट लाते हैं। तो चले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न है। आपको कथन एक ए दे दिया है, कारण आर दे दिया है, दोनों को पढ़कर बताइए कि हमारा सही विकल्प क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। वित्त आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 280 में इसके बारे में दिया है। आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा और आप लोगों को पता होगा भारत का वित्त आयोग 5 वर्ष या उसके पहले जब आवश्यक हो तो राष्ट्रपति द्वारा ये गठित की जाती है, जो ये बात बिल्कुल सही है। तो कथन आपका सही हो गया। कारण दोस्तों जो पूछा जा रहा है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। और हाँ, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन दोस्तों इनकी चयन प्रक्रिया, इनकी योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों कथन सही है हमारे, लेकिन कारण आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दोनों बातें सही हैं लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, यही वाला व्याख्या नहीं कर पा रहा है, जबकि ए और आर दोनों सत्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान में राज्यपाल से संबंधित, आपको राज्यपाल की भूमिका से संबंधित आपको प्रश्न दिया गया है। बताना है चारों कथनों को, तीनों कथनों को पढ़कर। पहला कथन जो दोस्तों है, राज्यपाल एक बिल जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए आरक्षित कर सकता है। यस दोस्तों, आप अगर अनुच्छेद 200 में अनुच्छेद आर्टिकल 200 पढ़ेंगे तो ये सब बातें वहां आपको मिलेंगी। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। पर दोस्तों हम लोग दूसरा वाले कथन को पढ़ते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि राज्यपाल बिना मंत्री परिषद की पूर्व सिफारिश के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। ये बात गलत है दोस्तों। अगर मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास बहुमत है तो बर्खास्त नहीं कर सकते, केवल बहुमत न रहे तब कर सकते हैं। तो ये बात यहां पर गलत हो गई दूसरी वाली। तीसरा को अगर हम लोग पढ़ते हैं, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां विशेष परिस्थितियों तक ही सीमित है। यस, ये बात सही है। जब वो इसकी जो विवेकाधीन शक्तियां जो होती हैं, जब बहुमत खो देता है मुख्यमंत्री या उसकी सरकार, तब उनकी विवेकाधीन शक्तियां थोड़ा बढ़ जाती हैं। तो ये बात सही है। तो यहां पर दोस्तों जो दिया गया है एक और, तो कह रहे हैं कौन सा, ये तो ही दूसरे वाली की बात है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन था उसी का पूरा स्टेटमेंट है ये। तो 1 और 3 केवल हमारा सही है। कह रहे हैं कौन सही है, तो ध्यान दीजिए यहाँ सही पूछा जा रहा है। आगे दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा सवाल है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो कई सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन कोई दम इसमें नहीं है दोस्तों। आप लोग जानते हैं ये सब जो आपको सूची ए में कुछ समिति दे दिया गया है, सूची बी में उस समिति से संबंधित विषय दे दिया गया है। बताकर मिलाकर बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं ये सब जो समितियां बनी थी दोस्तों, सबका कनेक्शन पंचायती राज से कहीं ना कहीं है। तो इस चीज आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो इसे कौन भूल सकता है दोस्तों, बलवंत राय मेहता को, जो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा से संबंधित ये समिति बनी थी और जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में दिया था। कब दिया था दोस्तों, 1957 में दिया। और बताया कि भाई ये त्रिस्तरीय पंचायत का जो है ये सिफारिश भी किया था। तो इसे कौन भूल सकता है। अब ये तो इस पे चला आएगा। और दोस्तों ये
अशोक मेहता, इससे 20 साल बाद यानी 1977 में गठित हुई थी जनता पार्टी सरकार के द्वारा। ये पंचायती राज संस्थाओं पर एक गठित समिति थी। यस, ये भी है। और जीबी के राव जो समिति है दोस्तों, ये ग्रामीण विकास और जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित था, ये भी इसका इसीलिए गठित हुआ था ये। और ये एलएम सिंघवी जो है 1986 में गठित हुआ था, ये दूसरे पर चलाएगा। तो सारी चीजों को मैं आपको मिलाकर दिखा दिया। आपका जो आंसर होना चाहिए आप देख लीजिएगा यहाँ पर है, तो विकल्प हमारा ये सी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं मिलाकर दिखा दिया हूं। आगे अगर हम लोग देखें जो है तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, आपको कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दे सकते हैं। दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वे कई परिस्थितियों में जो है अपने त्यागपत्र दे सकते हैं। जैसे वे विधानसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाए या खत्म हो जाए, तब भी दे सकते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को वही हो सकता है जो मतलब मेंबर रहना चाहिए जो है विधानसभा का। तो इसके आधार पर हो सकते हैं। उपाध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है किसे इस्तीफा देते हैं अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। यस, उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत पारित करके प्रस्ताव से भी हटाया जा सकता है। यस, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 75 में तो आपसे कह रहे हैं कि कथन ए दे दिया है, कारण आर दे दिया है। तो कथन को दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन दे दिया है और कारण दे दिए हैं। कथन कारण को पढ़कर बताइए कौन सा हमारा आंसर सही होगा। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करते हैं। दोस्तों ये बात गलत है। अभी ये चीज मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था 72 वाले में। तो मेरे भाई राष्ट्रपति जो है इनके वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इनकी योग्यता का निर्धारण या इनके चयन विधि का निर्धारण संसद करती है, तो राष्ट्रपति नहीं करते हैं दोस्तों, ये संसद करती है। इतना याद रखिए, ये बात आपका कथन गलत हो गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यस, यही मैंने अभी बताया। ये कारण आपका सही है, यानी कथन गलत, कारण सही है। तो विकल्प हम लोग अगर यहां देखते हैं तो विकल्प आपका यहां क्या हो जाएगा, यानी ए गलत है, आर सत्य है, डी वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं, 76 को, तो इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा देखें। ये तो दोस्तों अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 दे दिया है, कह रहा है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है हमारा, बताइए जरा। तो विकल्प में तो अगर हम लोग पहला पढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों तो दोस्तों अगर हम लोग क्वेश्चन 76 को देखते हैं तो इसमें आपको पूछा जा रहा है भारत सरकार अधिनियम 1905 ये। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कहा जा रहा है कौन सा बात सही है, बताकर विकल्प में आप चयन करें। तो पहला वाला अगर दोस्तों यहां पढ़ेंगे तो कह रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों और रियासतों को इकाइयां मानते हुए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था दोस्तों। हालांकि वो मतलब परफॉर्म में नहीं आ पाया था, लेकिन किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसने केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया और प्रांतों में इसे समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल, इन्होंने 1919 का जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसे समाप्त करके केंद्र में लागू किया। ये बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ें, इसने भारतीय रिजर्व बैंक की प्रावधान किया ताकि देश की मुद्रा का नियंत्रण रखा जा सके। हालांकि जो आरबीआई का स्थापना है 1934 का अधिनियम से हुआ, लेकिन जो स्थापना हुई थी 35 में, तो कई सारे बुक में ये मान लिया गया है। तो इसी के तो यहां पर ये भी मान लिया है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। इसने भारत में संघवाद की अवधारणा को समाप्त कर दिया। नहीं दोस्तों, संघवाद की अवधारणा को समाप्त नहीं, एक तरह से पुनर्जीवित करने का बात किया था।
तो ये चौथा आपका गलत हो जाएगा, 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो 76 का आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आगे अगर हम लोग देखें 77 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। 77 में दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, बच्चों वाला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आप लोग जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको दोस्तों यहाँ कुछ संवैधानिक संस्थाएं दे दिए गए हैं, हालांकि उल्टा लिख दिया, यहाँ संवैधानिक संस्था होना चाहिए था और यहाँ अनुच्छेद होना चाहिए था। तो बताइए कौन सा मिसमैच है, गलत है? तो आप लोगों को मालूम होगा, अभी मैंने बताया था, भारतीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280, कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148, संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों ये जो है 315 है, ये गलत हो गया, यहाँ पर यही गलत है और आपका यही उत्तर होगा सी वाला, क्योंकि ये गलत दे दिया है, तो सी वाला आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। और यहाँ जो भारतीय चुनाव आयोग है ये 324, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो गलत आपका कौन होगा? सी वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो 334 लिख दिया है दोस्तों, यहाँ 334 जगह पे 315 होना चाहिए था। 315 में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान है। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अब कुछ रीजनिंग से संबंधित, मैथ से संबंधित थोड़े से प्रश्न आ रहे हैं, देख लीजिए। आप इसे इग्नोर कतई न कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे इग्नोर कर देंगे तो आप अगर अच्छा खासा आपका जीएस है तो आप मात खा जाएंगे। इसे कभी हल्के मत लीजिए, बहुत ज्यादा वेटेज रखेगा आपके एग्जाम में। तो चले हम लोग देखते हैं 79 में, 30 से अधिक लेकिन 70 से कम, 30 से अधिक लेकिन 70 से कम विषम संख्याओं का योग का चौथाई किस संख्या के वर्ग के बराबर होगा? तो दोस्तों यहां पर जो बात कही जा रही है आपसे कि 30 के बाद यानी 31 से और 69 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी उनको जोड़कर फिर उनका चौथाई कर दोगे तो वो किसके बराबर वो आएंगे, यही बताना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लिखने की थोड़ी सुविधा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको 11th में आपको पढ़ाया गया होगा यानवा पद निकालना, ये तो आप एन पहले निकाल लीजिए, नंबर कितना आएगा दोस्तों। एन निकालने के लिए आप लोग मालूम होगा दोस्तों, लास्ट का फिर पहला यानी 69 माइनस 31 बाई 2 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे यहाँ पर, तो आपको एन कितने नंबर होंगे वो चलाएगा, यानी 31 से लेकर 69 तक कितने नंबर होंगे ये पता चल जाएगा। तो आप यहाँ अगर देखेंगे 69 में से 31 घटाकर एक जोड़कर 2 से अगर यहाँ पर हम लोग दे देंगे तो आपका कुल 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, एन बराबर 20। और एक फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, फार्मूला आप लोग जानते हैं, नवा पद अगर एन पदों को जोड़ना होता है तो एस एन बराबर एक फार्मूला होता है, एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में दोस्तों ए मतलब सॉरी ए यहाँ पर पहला पद हो जाता है, प्लस एल मतलब अंतिम पद। तो ए की जगह पर आप 31, एल की जगह पर 69, एन की जगह पर 20 रखकर हल कर देंगे दोस्तों, हल कर देंगे। मैं तो करके देख लिया, तो आपका यहाँ जो है आ जाएगा, यहाँ पर कितना आना चाहिए इसे, तो ये चौथाई भाग तो इसका आ जाएगा जो है, या नवा पद अगर निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा। यस, ये 1000 आ जाएगा यहाँ पर, इसका एक चौथाई करेंगे तो 250 आ जाएगा दोस्तों, 250। 250 किसी का वर्ग नहीं है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 250 किसी के वर्ग में नहीं आता, तो डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो सारी चीजों को मैं सोचता हूं समझा दो जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, लिखने की सुविधा नहीं है फिर भी मैं कोशिश करता हूं, अगर आप लोगों को आता है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रश्न है, एक घड़ी प्रत्येक दिन, दिन का मतलब 24 घंटे, प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए, जरा ध्यान से देखिए, देखते ही देखते याद हो जाएगा आपको। एक घड़ी प्रत्येक 15 मिनट आगे हो जाती है, मतलब एक दिन में यानी 24 घंटे में 15 मिनट बढ़ जाती है अपने टाइम से। यदि उसे दोपहर 12 बजे, इसको याद रखिएगा, दोपहर 12 बजे सेट करके चलाया गया तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी? तो आप जोड़ लीजिए दोस्तों, 24 घंटे में, यहां पर यह कहना चाह रहे हैं 24 घंटे में वो 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, 24 घंटे में वो 15 मिनट आगे बढ़ रही है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा काट देते हैं, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 अठे 24, यानी दोस्तों वो 8 घंटे में कितना आगे बढ़ जाती है? 8 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। इतना याद रखेंगे तो आपका काम बन गया। अब देखते हैं दोस्तों, 12 बजे सेट किया गया तो और ये
4 बजे सुबह क्या समय होगा। तो आप देख लीजिए दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक 12 घंटा हुआ और रात 12 बजे सुबह 4 बजे तक 16 घंटा हुआ। तो 16 घंटे में दोस्तों 8 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ रही है, तो 8 दूना 16 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो समय क्या होगा 4:10। तो 4:10 ये हो जाएगा डी वाला आपका ऑप्शन। बहुत अच्छा, ऐसे ही मैं आपको याद करा दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर 81 में आपसे कह रहे हैं टैलेंट, टैलेंट को दोस्तों XEPIRX लिख दिए हैं, तो सर्च को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों इसमें कोई दम नहीं है। आप देख रहे हैं टी का 20 होता है और एक्स का दोस्तों यहां पर होता है ये 24, तो वाई 25, जेड 26। तो यहां देख रहे हैं 4 जोड़ दिए गए हैं। यहां पर ए जो है दोस्तों 1 होता है, ई 5 कर दिए यानी फिर 4 जोड़ दिए हैं। यल दोस्तों 12 होता है, तो एल 12 होता है। यहाँ पी में दोस्तों कर दिए गए हैं ये 16 कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब सब में 4 जोड़ा गया है। तो आप भी 4 अगर जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा। एस 19 होता है, 4 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, यानी डब्लू आपको मिल जाएगा। फिर ई होता है दोस्तों, ई में अगर 4 जोड़ देंगे तो आपको आई मिल जाएगा, 9 हो जाएगा। ए में अगर दोस्तों फिर 4 जोड़ देते हैं तो ई मिल जाएगा। तो देखते हैं WIE कहाँ है, ऐसा इतने में ही एलिमिनेशन लगाएं तो मिल जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा और कहीं नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा। आगे जैसे देखते हैं हम अगर, तो दोस्तों ये बहुत ही एक ट्रिकी प्रश्न है। ये अगर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारा आपका भ्रम दूर हो जाएगा। ये आपको कह सकते हैं ये जो इंटरसेक्टिंग वाले प्रश्न होते हैं उससे है। तो देखें 60 यात्रियों के सर्वेक्षण में 60 यात्रियों के सर्वेक्षण पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार एच पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति समाचार टी पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति समाचार आई पढ़ते हैं, 9 दोनों एच और आई पढ़ते हैं, 11 एच और टी पढ़ते हैं, 8 दोनों एच और आई पढ़ते हैं, और लास्ट में इसको दिया है जो अगले पेज पर है, सभी 3 पढ़ते हैं। तो सभी जितने हैं HIT वे मतलब 3 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ दे दे रहा हूँ, आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि लिखने की सुविधा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक गोला ऐसे हो जाएगा आपका, एक गोला ऐसे हो जाएगा और एक गोला ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों जो अगले पेज पर लिखा है मतलब तीनों लोग मतलब ये तीनों पढ़ते हैं, तो यानी यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि ये तीनों से संबंधित है। और उसके बाद आप जो फिर पीछे से भरते हुए आएंगे, क्या कह रहे हैं यहाँ 9 दोनों एच और आई पढ़ते हैं, तो आप इसे एच मान लीजिए, इसे आई मान लीजिए, इसे टी मान लेंगे। तो ऐसे करके करेंगे तो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 9 दोनों एच और आई पढ़ते हैं, तो एच और आई यानी एच और आई में कहाँ है, यहाँ है, तो 9 यहाँ आ जाएगा। लेकिन 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 पहले से है, तो आप यहाँ 6 लिखेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों कह रहे हैं कि 11 एच और टी पढ़ते हैं, तो एच और टी यहाँ है, तो इसमें 3 पहले से आ गया है, तो यहाँ 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं, तो टी और आई दोनों मिलकर 8 पढ़ते हैं, तो टी यहाँ है, आई यहाँ है, तो ये दोनों मिलकर 8 पढ़ते हैं। तो 3 पहले से है, तो 3 पहले से है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब बाकी सब आप भर कर यहाँ कर लेंगे, तो मैं आपको समझा दिया हूँ, अगर आप समझदार होंगे तो कर लेंगे। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छा, तो आगे देखते हैं क्या है। तो यही चीज जो है वहां पर दोस्तों, तो इसका मैं आपको साधारण के लिए बात बता दूं, इसका जो आंसर होगा जो पूछा जा रहा है वो 30 आएगा। तो 30 आएगा, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट में आप पता कर लिए होंगे। आगे जरा हम लोग देखते हैं ये क्या है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, दिशाओं से संबंधित। 83 में रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, तो इसको हम ऐसे ही कर देते हैं। मान लीजिए रवि यहाँ है, रवि यहाँ है, रवि पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, 1 किलोमीटर चला। कितना चला, 1 किलोमीटर। फिर चलने के उपरांत वह दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर भाई मुड़ा दिए, तो दक्षिण की ओर थोड़ा ज्यादा चला होगा, तो 5 किलोमीटर हो गया। तो 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, तो पूर्व की ओर मुड़ता है दोस्तों, तो वो 2 किलोमीटर चलता है। कितना चला, 2 किलोमीटर। फिर अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, यानी 5 से ज़्यादा चलेगा, 9 किलोमीटर चला यहाँ पर। बहुत अच्छा। तो फिर करें वो है अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से इसको हम लोग यहाँ ऐसे मिला देते हैं और इसको यहाँ ऐसे कर लेते हैं, वो हमारा एक त्रिकोण बन गया। अब देखते हैं ये 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा,
एक ये और दो ये मिलकर इधर 3 हो गया, और इधर 5 है, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमारी जो है ये 4 आ जाएगी। तो ये अब जानते हैं ये कर्ण का ये निकालने के लिए लंब और आधार का स्क्वायर करके हमें रूट लेना पड़ता है। तो 4 और 3 ये पर ये आ जाएगा आपका यहाँ पर ये 4 इसका 16 और ये 3 9 25 5 आ जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग चलते हैं, देखते हैं 84 वाले में। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है 60 80 90 270 405 की लुप्त संख्या क्या है। तो आप एक चीज यहां देख रहे हैं, 60 में 3 का गुणा करें 180, 90 में 3 का गुणा करें 270, तो किसमें हम 3 का गुणा कर दें हमें 405 मिल जाएगा। ये आपसे यही पूछा जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है दोस्तों। तो 135 में आप जब 3 का गुणा करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा 405। यस, 300 ये हो जाएगा, 35 दिया 105, यस यही होगा। तो यहाँ 135 होगा, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है। बहुत अच्छा। आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 85 वाले में बहुत ही बढ़िया से हम लोग बिना किसी फार्मूला के इसे सॉल्व करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी। तो इसको दोस्तों ये कह रहे हैं कि इनकी 12,000 रुपया है, 12,000 रुपया है, और यह 5 साल में यह दुगना हो जाता है। 5 साल में कितना हो जाता है, यह 24,000 हो जाता है। तो दोस्तों आप देख लिए सॉरी, कि हर 5 साल में दुगना हो जाता है। तो 20 साल की बात है, 5 साल में 24,000 हुआ। तो जरा ध्यान देखिएगा, अब 5 साल में 24,000 हुआ, फिर अगले 5 साल में ये 48,000 हो जाएगा। यस, फिर अगले 5 साल में यानी 15 साल में 48 कितना हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा। यस, 96,000 हो जाएगा, तो ये 15 साल हो गया। तो अगले अगर हम लोग देखें 5 साल और जोड़ लें, 20 साल की बात करें, 20 साल में फिर जब दुगना हो जाएगा तो 96,000 ये और 96,000 ये मिलकर कितना हो जाएगा, 1,92,000। यस, 1,92,000 हो गया। तो कुल 20 साल में कितना हो गया, 1,92,000। तो ऐसे ही आप 5-5 साल पर 20 साल कर रहे हैं, 5 साल में दुगना हो रहा है, तो ऐसे आप बढ़ते जाएंगे, बिना फार्मूला का आप सॉल्व कर लेंगे। आगे हम लोग अगर देखते हैं दोस्तों 86 में, तो कह रहे हैं कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ 121 है, 121 में अगर 11 का गुणा कर देंगे तो 1/11 आ जाएगा। 1/11 में अगर फिर से हम 11 का गुणा कर दें तो 1 आ जाएगा। फिर 1 में दोस्तों अगर हम 1 में 11 का गुणा कर दें तो ये फिर यहाँ पर 11 आ जाएगा। यस, फिर 11 में फिर 11 से गुणा कर देंगे तो 121 आ जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 11 हो जाएगा 11, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, 86 का सी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, बहुत ही सिंपल सा कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत सिंपल सा है। जरा देखते हैं, किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, किसी महीने का चौथा दिन जो है वो शनिवार है, तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यही सिंपल सी बात है, जो चौथा दिन है वो शनिवार है, तो महीने के 26वें दिन से 5 दिन पहले का दिन, तो 26वें दिन से 5 दिन पहले का दिन यानी 21वें दिन का पूछ रहे हैं ना। तो यही हुआ, 26वें दिन से 5 दिन पहले 21वां दिन होगा, तो 21 आ गया। 21 7 का गुणज है, 7 का गुणज है मतलब मंगलवार मंगलवार मंगलवार। तो अगला भी जो 21वां दिन हो जाएगा, यानी 21वां जो होगा आपका मंगलवार हो जाएगा। तो बी हो जाएगा आपका आंसर, आप समझ गए होंगे। तो हर 7वें दिन पर वही दिन आता है, तो 21 हुआ तो वही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर एक जो प्रश्न लिखा है, यदि ये जो है इतने का वैल्यू इतना है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ये बीजगणित का प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग बड़े ही आसानी से सॉल्व किए होंगे, बहुत सारा इस टाइप का प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लिखने में हमें असुविधा हो रही है, तो आप इसे जो है दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा। 89 वाला प्रश्न है, सिंपल सा है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको दोस्तों क्या है, या इसमें आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी दोस्तों इसमें, त्रिभुजों की संख्या में क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कोई भी ऐसे सिंपल सा त्रिभुज है और इसको 2 भागों में से बांट दिया तो इसमें कुल 3 त्रिभुज है, क्योंकि एक बड़ा सा और एक ये और एक ये 3, तो 3 तो ये हो गया। फिर दोस्तों इस त्रिभुज को जब ऐसे बांटा गया है, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप रटना न पड़े,
ऐसे बांट दिए, फिर एक इधर हो गया, तो आप इसको छोड़िए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तो इसमें हो गया आपके क्लियर, 1 2 3 4 5, 5 तो यहीं से निकल गए छोटे छोटे वाले, 5 तो छोटे छोटे वाले हो गए। अब एक यहां से अगर बांटोगे तो इसके एक ऊपर और एक नीचे, 2 यहां से हो जाएगा, क्योंकि 5 यहां से, 2 यहां से, 3 पहले से ही है वो वाला, तो 5 2 7 3 10, एक तो यहां से हो गया। अब दोस्तों अगर हम लोग ये हुआ, अगर अब देखें यहां से एक हमारा ये बन रहा है ऐसे, एक ये बन रहा जा रहा है और एक ये बन जा रहा है, तो 2 इसमें हो गए, 2 और जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 5 4 9 3 12, 12 हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये 90 वाले में, तो 90 वाले में दोस्तों आपसे बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इसे बिना कॉपी पेन उठाए कर सकते हैं वैसे ही। तो आप ऐसे समझ लीजिए ए है यहाँ, यहाँ बी है, तो कह रहे हैं ए की आय ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है, तो बी का मान लीजिए 100 है, तो ए का 140 हो जाएगा। अब कह रहे हैं तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, तो भाई 40% कम है ना, तो बी का कितना कम हुआ, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, हाँ भाई 40 कम है, और कितने में से, कितने में से कम है, 140 में से, तो यस 140 से अगर तुलना की जा रही है यहाँ, तो 140 से यहाँ तुलना करोगे तो इसकी 40 कम है, और यहाँ 100 से गुणा कर दोगे तो आपका सारा काम का यही बन जाएगा। तो यहाँ से इसको हम अगर काट देते हैं, 0 0 यहाँ से चला गया, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा ये 2 से अगर हम लोग काट दें तो 2/7 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 2 0 और हो जाएगा 200, तो 200 में 7 का अगर हम लोग भाग देते हैं दोस्तों, 7 त्रिक 7 के साथ 7 दूनी 14, यस 14 आ जाएगा, फिर 2 यस 28 सही, 4/7 आ जाएगा, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। मैं कट करके दिखा दे रहा हूँ, आप भाग दोगे तो यही आ जाएगा, ये वाला सी वाला। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों 91 वाले में जो पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आप लोग जानते हैं, अगर यहाँ से आप देखेंगे 7 7 था, 7 से 18 कैसे बन गया, 2 का गुणा करके 4 जोड़ा गया होगा, यानी गुणा 2 का किया गया होगा और 4 जोड़ा गया है, यही सीक्वेंस है यहाँ पर, 7 दूनी 14 4 18, फिर यही सीक्वेंस लगाइए, देखिए काम बनता है, 18 दूना 36 प्लस 4, फिर वही 2 का गुणा और 4 ऐड, फिर यही अगर लगाएंगे तो 40 दूना 80, 4 84 आना चाहिए, 84 है यहाँ पर बी। अभी भी चेक करने के लिए आगे करें, 84 में हम 2 से गुणा करके 4 जोड़ दें तो ये 172 आ जाएगा, क्योंकि 68 इधर आएगा और 4 वो जोड़ जोड़ कर ये हो जाएगा, फिर इसमें वही सीक्वेंस करेंगे तो ये आ जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों एक बहुत ही ट्रिकी कंसेप्चुअल सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर ये 92 वाले में, इसे देख लेते हैं। आप थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूं, आप इसे कर लेंगे। ये 4 समांतर रेखाओं के एक समुच्चय से, जो कि 4 समांतर रेखाओं के एक अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेदित है, बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या है। तो इनका कहना यह है दोस्तों, 4 समांतर रेखाओं के, तो 4 समांतर रेखा है यहाँ पर, 4 समांतर रेखाओं के एक समुच्चय से, जो कि 4 समांतर रेखाओं के एक अन्य समुच्चय से काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित है। तो आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 4 समांतर रेखाएं बना लीजिए ऐसे, फिर यही करें 4 इसको इस तरह से काट रहे हैं, तो 4 ऐसे इस तरह को इसको काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि प्रतिच्छेदित है, बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या है। तो इसमें संख्या दोस्तों अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें संख्या जो हमने सॉल्व करके देखा यहाँ पर कुल 36 आ जाएंगे, तो विकल्प नंबर यहाँ डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है हमारा, ये 93 वाले में क्या है, जब पतली, ये आ गया यहाँ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, जब पतली तेल की परत जल पर तैरती है, आप लोग जानते हैं पानी के गिलास में या किसी बर्तन लेकर उसमें तेल गिरा देंगे तो पतली परत तेल की तैरने लगती है, वही बात करें तैरती है, तो उसमें विभिन्न रंग जो दिखाई देते हैं, और दिखाई देने का क्या कारण है। तो आप लोग दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर पढ़े होंगे या फिर 11th में भी था थोड़ा सा, कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, ये आप पढ़े होंगे। तो बड़े अच्छे से, जब दो
जो है वेव्स आपस में मिल जाती हैं तो सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो उन्हें प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है, या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि एक परत जब लाइट उस पर पड़ेगी पहले तेल वाले परत पर जाएगी, फिर नीचे जो है पानी और तेल के बीच जो परत है उस पर जाएगी, तो इससे यह प्रकाश के व्यतिकरण की घटना होती है। यस, आगे अगर जरा हम लोग देखें 94 वाले में, तो इसमें दोस्तों क्रोनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित तत्वों को इनकी खोज के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले किसकी खोज हुई, फिर किसकी हुई, फिर इसकी हुई। तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन की हुई थी। दोस्तों हाइड्रोजन की यहाँ पहले हुई थी, हाइड्रोजन के कुछ ही समय बाद ये ऑक्सीजन का भी हुआ था, इसे आप लोग जानते होंगे। तो जैसे दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पर हाइड्रोजन की जो हुई थी वो शायद ये 1766 के आसपास हुई थी, 1766 के आसपास किसकी हुई थी, हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन का दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इसके थोड़े ही समय बाद 1774 में, जो मैंने बताया 1774 के आसपास ये इसका हुआ था, फिर ये यूरेनियम का हुआ, फिर सोडियम का हुआ था। ये सोडियम का तो 1807 में हुआ था। तो यही है, तो आपका पहले नंबर पर तो हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे पर ये पहला दूसरा चौथा तीसरा, तो पहला दूसरा चौथा तीसरा, यस यही वाला हो जाएगा आपका, सीक्वेंस यही है। आगे जरा हम लोग देखें अब 1807 में दोस्तों ये हुआ था सोडियम की खोज, 1807 में सबसे अंत में। आगे जरा अब हम लोग देखते हैं ये 95 वाले में, तो 95 में जो आपसे कहा जा रहा है आयनिक लवण, आयनिक साल्ट के संदर्भ में आपसे कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो अगर पहला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं, यस दोस्तों पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, और वे ध्रुवीय विलायक में ही घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों आयनिक लवण जो होते हैं पोलराइज होते हैं और उसी के माध्यम से वो घुलनशील होते हैं, यानी अपने किसी अन्य चीजों को घोल लेते हैं अपने अंदर। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जल एक ध्रुवीय विलायक होता है, यस ध्रुवीय विलायक है, पोलराइज है, जिसके कारण ये द्विध्रुव आघूर्ण, ये आप लोग जानते हैं जल का द्विध्रुव आघूर्ण जो है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे अच्छा विलायक माना जाता है वाटर को, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है, सबसे विलायकों में सबसे अच्छा माना जाता है, किसी भी चीज को अपने अंदर आसानी से घोल लेता है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है। तो ये बात आप लोग बीएससी अगर किए होंगे तो वहां पर डिटेल से पढ़ाया गया होगा आपको। तो ये दूसरा वाला आपका गलत हो गया, केवल पहला सही है, ए वाला। पौधों के जीवन चक्र के संदर्भ में बताना है, कुछ घटनाएं दी गई हैं, उन घटनाओं को प्रारंभिक चरण से लेकर अंतिम चरण तक कौन सा कालक्रम सेट होता है, कौन सा कालक्रम सही है उसे बताइए। तो पहले कौन सा पौधों के विकास में पहले कौन सी घटना होती है, फिर उसके बाद कौन होती है, फिर उसके बाद। तो दोस्तों यहां पर दिया है द्विकेंद्रीय भ्रूण का विकास, बीजाणु के प्रसार से नए पौधों का विकास, फिर अगले पर दिया है दोस्तों अंडाणु का निषेचन, फिर फूलों का विकास। तो आप लोग जानते हैं चार चार स्टेटमेंट है इसमें। तो सबसे पहले किसी भी जब फूल का विकास होता है तो उससे क्या होता है, पौधे का विकास होता है, तो सबसे पहले अंडाणु का निषेचन होता है, ओम का निषेचन होता है। ओम का निषेचन होने के बाद दोस्तों ये द्विकेंद्रीय भ्रूण का विकास होता है, द्विकेंद्रीय भ्रूण का विकास होता है, फिर बीजाणु के प्रसार से नए पौधों का विकास, फिर अंत में फूल बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया है अगले पेज पर हम लोग देखेंगे तब हमको ये क्लियर होगा। तो अगले पेज पर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये जो यहाँ पर लिखा है अंडाणु के निषेचन, ये तो पहला होगा, यानी तीसरा सबसे पहले पर होना चाहिए, तीसरा सबसे पहले यही है और कहीं नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और वहां जो दूसरा लिखा था विकास, तो वो जो है पौधों का विकास, तो ये विकास तो सबसे अंत में होगा, आप लोग जानते हैं, तो ये सी पे चला आएगा। तो इसी से क्रम आप लोग ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। अगले पेज पर हम लोग आ गए इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 97 वाले में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि दो कथन कारण दे दिए हैं, कथन कारण, इन दोनों को पढ़कर हमें बताना है कि भाई सही उत्तर क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ देखें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है। यस, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, आर्द्र और शुष्क। तो दोस्तों जो 70 से 100 के बीच रहते हैं सेंटीमीटर वर्षा के बीच, उन्हें हम लोग दोस्तों शुष्क कहते हैं, और 100 से 200 के बीच जो होते हैं उन्हें हम लोग आर्द्र पर्णपाती बोलते हैं। यस, आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं
जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक, जबकि शुष्क पर्णपाती वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यस, तो ये बात वही सही है जो मैंने बताया और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 97 वाले का जो आपका आंसर होगा दोस्तों, ये कारण और ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, बी हो जाएगा। तो 97 का आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों, बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बहुत ही सिंपल और कंसेप्चुअल सवाल, कई सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां जानने को मिलेगा। दुग्धमापी, जिसे हम लोग लैक्टोमीटर कहते हैं, यानी लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है ये बताना। तो दोस्तों कई सारी जगह आपको ये पढ़ाया गया होगा। दुग्धमापी यानी लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है दोस्तों, कोई वस्तु जब हम तरल पदार्थ में डुबोते हैं तो अपनी तली से तरल उस पानी को या तरल पदार्थ को हटाती है, और जितना हटाती है उतना बल का अनुभव भी करती है, यानी उस तल पर उतना बल भी लगता है। तो यस, इसी सिद्धांत पर यह दुग्धमापी काम करता है। विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 99 में। तो 99 में दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा ही सवाल पिछली बार आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो कह रहे हैं विचार कीजिए तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी तरंग की लंबाई के क्रम में बढ़ाना है कि सबसे पहले जो है सबसे छोटे लंबाई तरंग, ऐसी तरंग जिसकी लंबाई सबसे छोटी हो, फिर उससे बड़े तरंग दैर्ध्य, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, एक चीज याद कर लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। क्योंकि किसी भी वेव की आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी, वो उसके तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा के विपरीत होती है। ये चीज को याद रखिए, यानी जिस भी वेव का एनर्जी ज्यादा रहेगी, आवृत्ति ज्यादा रहेगी, उसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम रहेगी। इसीलिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, यह दूर तक दिखती है, इसीलिए इसका सिग्नल वगैरह में प्रयोग किया जाता है। लेकिन लाल रंग की जो दोस्तों फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है, वो बहुत कम होती है। तो यही याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं गामा जो किरण है दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी है। इसका मतलब ये दूर तक नहीं जाएगी, ये बिखर जाएगी बड़ी तेजी से। तो वही बात है, जिसमें ज्यादा एनर्जी होता है वो बहुत जल्दी बिखर जाता है। तो इंसान में भी ये चीजें लागू होती हैं। तो पहला सबसे अंत में रहना चाहिए। तो पहला सबसे अंत में कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। अब दोस्तों बात आती है कि सबसे कम यहां पर किसकी गामा होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी। गामा के बाद दोस्तों एक्स किरणों की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो एक्स की एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो यानी दूसरे नंबर पर तरंग दैर्ध्य कौन आ जाएगा? ये चौथा आ जाएगा। तो चौथा, लास्ट से चौथा कहाँ है? यहां पर है, इन दोनों में है, तभी भी काम नहीं बना। इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है? गामा हो गया हमारा, एक्स हो गया। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा जो है एनर्जी आती है दोस्तों, वो दृश्य जो विजिबल होती है उसमें आती है। तो दृश्य की प्रकाश कहाँ है? ये है। तो इसके एनर्जी तीसरे नंबर पर है। तो आप लोग जान लीजिए लास्ट से इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, यानी लेमडा होगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो लास्ट से तीसरा यहाँ आ जाएगा। तो लास्ट का दूसरा, यस, डी वाला यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आपको दिया है स्टेटमेंट दो। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में दो कथन दे दिए हैं। इन दोनों कथनों को पढ़कर बताना है कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट को यहां पढ़ें तो यह अधिनियम केवल भारत की जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। तो ये बात गलत है दोस्तों। यह जो है राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम भारत की जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, और यह भी भारत के पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देती है, और संसाधनों का उचित उपयोग पर भी ध्यान देती है। तो ये केवल नहीं हो जाएगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। यह अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। यस, विकल्प नंबर ये जो स्टेटमेंट दूसरा है ये सही हो जाएगा। आगे चले हम लोग, हमारा आंसर अब यहां पर क्या हो जाएगा? केवल दो, ये हो जाएगा बी वाला। एक वाले में बहुत ही सिंपल क्लास 9th का ये प्रश्न दिया है। एक वस्तु की ऊंचाई 1 मीटर है। कितना दोस्तों? ऊंचाई उसकी 1 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? तो 9 में हमें यही पढ़ाया गया था दोस्तों। 1 मीटर का एक 10 के पावर 9, यानी 1 मीटर का 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 मीटर में 10 के पावर 9 का आप भाग कर देंगे तो ये होगा। तो यानी कह सकते हैं आप इसे, तो 1 मीटर में नैनोमीटर कितना हो जाएगा? तो 10 के घाते 9 हो जाएगा यहाँ पर।
सिंपल सी बात है। तो आपका यहाँ जो आंसर होगा ये विकल्प आपका सी हो जाएगा, ये मत लगाइएगा। तो यही सी हो आपका सही होगा। तो 102 में दोस्तों बहुत ही अच्छा सा प्रश्न दिया है खर्राटे लेने वाला। स्लिप एपनिया, स्लिप एपनिया रोग का क्या कारण है? तो आप लोग जानते हैं, जो लोग, बहुत से ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो सोते हैं तो बड़ा तेजी से खर्राटे लेते हैं, तो वही खर्राटे का मतलब ही वो एक बीमारी है जिसे स्लिप एपनिया कहा जाता है। स्लिप एपनिया में क्या होता है दोस्तों, ये जब नींद के समय श्वसन प्रवाह का बाधित होता है तो उसी से वो आवाज आती है खर्राटे। तो ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखते हैं सी 103 वाले में आपसे क्या कह रहे हैं। तो 103 में आपसे जो कह रहा है हुक के नियम, हुक के नियम के संदर्भ में कुछ कथन दे दिए, इस पर विचार कर बताइए कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो चले हम लोग चयन करते हैं 103 में। तो ये पहला वाला आपसे कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार कम विरूपण के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के विरूपणानुपाती होते हैं। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों सही है, क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है हुक का नियम यही कहता है कम विरूपण के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी विरूप, आप जैसे बल ज्यादा, यहाँ पर दोस्तों ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर विरूपण, विरूपण मतलब रूप बिगाड़ देना, प्रतिबल मतलब बल लगाए, किसी चीज पर जितना बल लगाएंगे उसका रूप उतना ही बिगड़ेगा ना। तो यस, एक दूसरे के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती नहीं होंगे, यह जो है मतलब कह रहे हैं उल्टा होगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा दोस्तों, यह जो है अनुक्रमानुपाती होंगे। तो यहां पर यह गलत हो गया हमारा। दूसरा करें हुक के नियम की वैधता केवल प्रत्यास्थ सीमा तक होती है। तो दोस्तों ये वाला बात एकदम सही है, हुक के नियम प्रत्यास्थ सीमा तक होती है, उसके बाद हुक का नियम फेल हो जाता है। तो यस, आपका 103 का हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, केवल 2 सही है। आगे चले हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये हमारा 104 में। 104 में कह रहे हैं दोस्तों क्या है हमारा, ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कौन सा हमारा कथन सही है। तो ऋतु प्रवास के संदर्भ में पहला जो कथन आपका लिखा है, ऋतु प्रवास केवल पंछियों में ही पाया जाने वाला एक प्राकृतिक व्यवहार है। तो दोस्तों ये बात गलत है, ऋतु प्रवास केवल पंछियों में नहीं पाया जाता बल्कि अन्य जीवों में पाया जाता है। ऋतु प्रवास यानी खास मौसम में कहीं जाते हैं, फिर मौसम जब बदलता है उनके अनुकूल नहीं रह जाता है तो लोग भाग जाते हैं दूसरी जगह। तो यही बात है दोस्तों, ये पंछियों और जीवों पर भी लागू होता है, ये बात गलत है। तो ऋतु प्रवास पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। तो दोस्तों यस, ये बात बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए ठीक होता है, कुछ समय पर जीव आते हैं तो एक तरह का वहां पर इकोसिस्टम बैलेंस होता है, तो ये वाला सही है। तो आपका सी हो जाएगा, केवल 2 सही है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, क्लास 9th का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल, लेकिन ऐसे प्रश्न हम लोग बहुत लंबे समय हो गया तो भूल गए होंगे। एक हीटर है जिसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस 40 ओम है और उसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो ज्ञात कीजिए कितने वोल्टेज के स्रोत से जोड़ा गया है। तो वोल्टेज का फार्मूला हम लोगों को गुरुजी बताए थे, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो आप लोग वोल्टेज निकालने के लिए करंट और आर का गुणा कर देंगे, यानी 40 का 5 से गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा, 200 वोल्टेज पर। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर एक सिंपल सा प्रश्न बायोलॉजी का दिया गया है आपको। यहाँ पर 106वीं में आपसे सूची 1 विटामिन दे दिया है, सूची 2 में उसके रासायनिक नाम दे दिया है। तो बताइए, अभी अभी कल हम सिरप लेकर आए दोस्तों, वो विटामिन 9 को वहाँ फोलिक अम्ल लिखा है, तो हमें बड़ा अच्छे से याद है, हमें देखना नहीं पड़ा, हमें पहले से मालूम है विटामिन 9 को फोलिक अम्ल कहा जाता है। तो डी वाला हमारा 4 पे चला गया, तो डी वाला 4 पे कई जगह है, वो भी मालूम है, हाँ ये बच्चे बहुत ज़्यादा जानते हैं तो एलिमिनेट न कर पाए। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जो यहाँ पर बी 7वें वाले पर जो हम आपको पीछे से आ रहे हैं, जो 7वें वाला होता है वो उसको बायोटीन बोला जाता है। तो बायोटीन कहाँ है, यहाँ है। 6वें वाले को दोस्तों, 6वें वाले को क्या बोला जाता है, पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। तो ये 6वां वाला आपका यहाँ आ जाएगा, एक बचा है तीसरा, ये नियासिन पे आ जाएगा। तो आपका कौन सा सही हुआ, बी वाला 3 पर जाएगा। तो बी वाला 3 पर कहाँ है, केवल यही है और कहीं नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा बी आंसर। आगे अगर हम लोग देखते हैं 107 में कथन कारण वाला प्रश्न है, जिसका अगले पेज पर दिया गया है। कथन कारण वाले में क्या है भाई, जरा देखें क्या कह रहे हैं ये। तो कथन कारण में दोस्तों यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं कथन में, आयनिक यौगिक का गलनांक
सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में अधिक होता है। यस दोस्तों, आयनिक यौगिकों में बॉन्डिंग जो होती है दोस्तों मजबूत होती है सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में। आप लोग जानते हैं जैसे कोई भी जीएफ बीएफ में बॉन्डिंग अगर बहुत मजबूत हो तो उन्हें तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो है टूटने वाले नहीं है। अगर बॉन्डिंग कमजोर होती है, थोड़ी सी बल देने पर, थोड़ा सा इधर उधर करने पर टूट जाता है। तो यस, यही सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। आयनिक यौगिकों का बॉन्डिंग बहुत मजबूत होता है, इसलिए इनका गलनांक यानी इनको गलाना सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में अधिक होता है। कारण अगर हम लोग देखें, कारण क्या कह रहे हैं, आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है। यस यस, आर और ए सही है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 109 वाले में आपसे बोला जा रहा है परावर्तन से संबंधित नियम। परावर्तन का नियम भी आप 9वीं में पढ़े होंगे बड़े अच्छे से। इसके संदर्भ में कथन दिया है, तो बताइए पढ़कर कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। तो पहला वाला दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बहुत अच्छे से आप रटे होंगे, सही है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है दोस्तों, बड़ा नहीं, उसमें बताया गया है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 109वें वाले में दोस्तों ये आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, दूसरा वाला, केवल पहला सही है, तो सी हो जाएगा आपका ए वाला। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 110 वाले में। पित्त की थैली में जो पथरी बनती है दोस्तों, उसका मुख्य कारण है ऑक्जेलेट का जो है क्रिस्टलीकरण होता है डी में, इसी वजह से ये होता है 102 में। आगे चले हम लोग देखते हैं ये 111 में, ये भी कथन कारण वाले प्रश्न है। कथन कारण वाले प्रश्न में आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ, कथन में करें कि अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कमजोर यानी क्षीण चुंबकत्व तो प्राप्त कर लेते हैं। यस, ये बात यहाँ पर सही है। और आर वाला जो कहा जा रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो जाते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 वाले में कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है, कारण है, पढ़ के बताइए सही आंसर क्या होगा, सही विकल्प। तो अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कमजोर चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। यस दोस्तों, कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर उसमें कमजोर यानी हल्का सा चुंबकत्व आ जाता है, ये बात सही है। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होते हैं, विपरीत नहीं होते हैं मेरे भाई, वो संरेखी होते हैं, उसी के दिशा में होते हैं। तो ये बात गलत हो गई, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए सही और आर गलत। तो अगले पेज पर होगा इसका विकल्प, तो ए सही है, आर गलत है, तो आपका डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 112 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं किसी पदार्थ को उसके विलयन से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने की क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यस, ये पहला तो आपका सही है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है भाई, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्रिस्टलीकरण। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो एक, सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, ये सी, केवल एक सही है। आगे अगर हम लोग देखते हैं 113 वाले में, तो इसमें जो मैचिंग वाला प्रश्न है, आपसे धातु दे दिया है और उसके अयस्क दे दिए हैं, और कह रहे हैं कौन सा धातु किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ये आप बता दीजिए। तो दोस्तों इसे कौन भूल सकता है, मैग्नीज पायरोलुसाइड से। यस, जिंक जो है दोस्तों वो कैलामीन से। लेड दोस्तों, लेड किससे होता है, ये गैलेना से होता है, तो ये हो जाएगा सोडियम ग्लोबराइड से। तो हमारा एक और ए और बी सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो ये हो जाएगा ए वाला, और सी और डी विपरीत है। यस, आगे 114 वाले में अगर हम लोग देखें, तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सही है, दो कथन है, कौन सा सही है बताइए। तो पहला आप पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में तराई क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब है। यस, बिल्कुल सही, इसमें नो डाउट, एकदम बिल्कुल सही है। और मेरठ जिला गन्ना निम्न कोटि पाया जाता है, नहीं मेरे भाई, गन्ना जो है ये ऊपरी गंगा क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर
ये निम्न कोटि नहीं, अच्छे क्वालिटी का गन्ना मेरठ में होता है। तो ये दूसरा वाला आपका गलत हो गया। जो 114 का आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, ये बी हो जाएगा, केवल एक। आगे अगर हम लोग देखें 115 वाले मिलाने वाला प्रश्न है, तो मिलाने वाले प्रश्न में सूची 1 में नृत्य और सूची 2 में उसे क्षेत्र दे दिया है। यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है, जरा देखते हैं हम लोग। नटवरी जानते हैं, ये जो है ये पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश जो पूर्वांचल एरिया है वहाँ का ये नृत्य है, आप लोग जानते हैं। और हमारे गृह जनपद जौनपुर का जो नृत्य है दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चौरसिया। चौरसिया नृत्य ये जौनपुर से संबंधित है। और चरकुला, चरकुला दोस्तों ये ब्रजभूमि से संबंधित है। और कर्मा जो है यहाँ, ये मिर्जापुर और सोनभद्र से संबंधित है। तो 115 वाले में दोस्तों ये आपका कौन सा बन रहा है? ए वाला 4 पे, बी वाला 1 पर और सी वाला 2 पर। तो यस, ए वाला हो जाएगा आपका आंसर। आगे अगर हम लोग देखें 16वें में देखते हैं, 16वें वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? ये भारतेंदु नाट्य एकेडमी, यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है ये। भारतेंदु नाट्य एकेडमी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। कथनों को पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा हमारा ये स्टेटमेंट सही है। तो पहले वाले को अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। जी बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी ये। आगे अगर हम लोग देखें दूसरे वाले को, तो यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। तो यह एक स्वायत्तशासी संस्था है, जी बिल्कुल, ये आपका बी हो जाएगा। यूपी स्पेशल संबंधित सवाल छोटे छोटे हैं तो हम लोग जल्दी थोड़ा देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा हमारा ये सही है। आगे अगर हम लोग देखें तो कौन सा सही है, जरा बताइए विकल्प में। तो पहले वाले को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में मक्का का क्षेत्र 1121,000 हेक्टेयर है। कितना है? 1121,000 हेक्टेयर है। तो ये जो है 2023-24 के आंकड़े से तो सही है। तो यस, ये बात सही है। दूसरे वाले का अगर हम लोग देखते हैं, कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर मृदा, वर्षा एवं तापमान आदि जल हैं। तो यस, ये दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, सही है। आगे जरा हम लोग देखते हैं, हमारा 118 वाला में क्या कह रहा है? ओडी ओपी से संबंधित सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा। तो इसमें दोस्तों हमसे जो पूछ रहे हैं, सूची 1 में कुछ उत्पाद दिए गए हैं, सूची 2 में उसे जिले दिए गए हैं। तो एक जिला एक उत्पाद से संबंधित वाला प्रश्न है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हींग हाथरस से संबंधित है, बड़े अच्छे से आप लोग जानते हो। और हींग तो हाथरस से हो गया। और यहाँ दूध का ये जो प्रसंस्करण है, ये कानपुर के बगल एक औरैया जिला है, ये वहाँ से हो जाएगा। ए वाला 1 पर, बी वाला 4 पर। तो ए वाला 1, बी वाला 4, तो कौन है हमारा? यही वाला है, हमें पता चल गया यही है। केले के रेशे से बने उत्पाद, ये कुशीनगर हो जाएगा। और दूसरा सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं वो झांसी। आगे जरा हम लोग देखते हैं, इस वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, एक तरफ आपको दर्शनीय स्थल दे दिए गए हैं, यहाँ दर्शनीय स्थल, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले। कौन सा दर्शनीय स्थल किस जिले से संबंधित है बताइए? बहुत अच्छा। तो यहाँ पर दोस्तों दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कह रहे हैं हमीरपुर में है, नहीं हमीरपुर में नहीं है दोस्तों, यह ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा है। तो ये वाला गलत हुआ, ये उत्तर नहीं हुआ। और खजुहा, खजुराहो नहीं, खजुहा है, खजुहा युद्ध स्थल फतेहपुर में है। यस, ये बात एकदम सही है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। और घोषिताराम बिहार जो कह रहे हैं प्रतापगढ़ में है दोस्तों, ये प्रतापगढ़ नहीं, यह कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में है, ये प्रयागराज के बगल में ही जिला है, कौशाम्बी में है। तो ये गलत हो गया। तो ये प्रतापगढ़ नहीं, कौशाम्बी होगा। और चीनी मंदिर जो कह रहे हैं महोबा में है दोस्तों, महोबा में नहीं, श्रावस्ती में है, ये श्रावस्ती में। तो क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं आपको, कौन सा सही है बताइए जरा हमें, कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो पहला आप पढ़ेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार दोस्तों, कौन? प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका नाम केदार सिंह है, केदारनाथ सिंह। इनको 2013 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात सही है, यस बिल्कुल सही, ये वाला सही है। और वर्तमान दोस्तों एक पत्रिका है जो वाराणसी से छपती थी,
1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसका समर्थन देने के लिए। तो ये वाराणसी से छपती थी एक पत्रिका है, जिसे ध्यान में रखेंगे, 20 नहीं 21 नहीं, यह 20 हो जाएगा, 1920। तो 1920 इसको ध्यान में रखिएगा आप। ये हमारा गलत हो गया, तो केवल ए सही हुआ। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 21 वाले में, तो 21 वाले में दोस्तों हम लोग देखें अगर, ये एक तरफ आपको मेले उत्सव दे दिए हैं, दूसरी तरफ जिला, तो कौन सा मेला किस जिले से संबंधित है जरा बताइए। तो सोरों का मेला कासगंज, यस, ये यहाँ पर चला आएगा, इसको हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। ये सोरों का मेला दोस्तों कासगंज हो जाएगा। और आयुर्वेद महोत्सव झांसी से संबंधित है, यहाँ चला आएगा। और सैयद सालार उर्स जो है दोस्तों, ये बहराइच से, नाम सही लग रहा है यहाँ, बहराइच से। और गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, ये यहाँ चला आएगा। तो सब हमारा हो गया। अगर हम लोग देखें ए बी सी डी एक दूसरे के सब उल्टे हैं, तो 1 पर 2, ये सी पर 4, ए वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 22 वाले में, तो 22 वाले में दोस्तों जो हमसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है, तो बताइए कौन सा सही है और सही उत्तर का चयन करना है। तो उत्तर प्रदेश में 1973 में उत्तर प्रदेश में 1973 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी। तो 1973 में नहीं दोस्तों, 1974 में की गई थी, यस, 1974 में किया गया था। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई आपकी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र सरयू एवं घाघरा दोआब हैं। तो दोस्तों यस, क्योंकि यही होता है, वो जूट का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सीमित है, लेकिन सरयू और घाघरा के दोआब यानी दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र में होता है, तो ये सही है हमारा। तो हमारा बी हो जाएगा आंसर। आगे अगर हम लोग देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश एवं कला संस्कृति के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। नृत्य जो एक नृत्य है कथक, यह उत्तर प्रदेश की देन है, जी बिल्कुल देन है, यस, ये बात सही है। तो कथक नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था, यस बिल्कुल सही, ये भी है। 123 का जो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दोनों सही है हमारे। आगे अगर हम लोग देखें 124 वाले में नोबल शांति पुरस्कार से संबंधित कुछ कथन है, पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों आगे हम लोग देखें 111 में, 11 अक्टूबर 1924 को स्टॉकहोम में स्थित स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2024 के नोबल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ 21 अक्टूबर 2024 को इसकी घोषणा हुई थी, और जो घोषणा की थी नॉर्वे के एक मतलब शहर है ओस्लो, वहाँ पर एक नॉर्वेजियन नोबल कमेटी है, वही इसकी घोषणा की थी। तो जो विजेता हैं वो जापानी संगठन का एक हिंडाल्को है, हिंडाल्को, वही जीते थे इसको, हिंडाल्को। तो आगे अगर हम लोग देखें यहाँ क्या लिखा है, यह पुरस्कार निहोन हिंडाल्को नामक एक जापानी संगठन को प्रदान किया गया, यस ये बात सही है। तो दोनों के दोनों हमारे कथन यहाँ दोस्तों सही हो जाएंगे, यहाँ 1 और 2 दोनों सही। तो क्वेश्चन नंबर 125 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं जब से मोदी जी 2024 का चुनाव हारे, संविधान के एक बड़ा मुद्दा था जो है 2024 चुनाव में, तो मोदी जी फोकस कर रहे हैं संविधान पर बहुत ज्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप पर है। भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के संदर्भ में कुछ कथन है और बताइए कौन सा सही है। 23 नवंबर 2024 को संग्रहालय का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया, यस जी बिल्कुल सही बात है। 125 का जो आपका ये पहला वाला विकल्प है ये सही हो जाएगा। दूसरा वाला, इस संग्रहालय का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। तो और यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट में बात की जा रही है, संग्रहालय का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था, तो नहीं भाई, ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और एक मंत्री जी थे उनके द्वारा ये किया गया था। तो ये हमारा 2 गलत हो गया, केवल एक सही है, बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 वाले में देखते हैं, शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में कुछ कथन दे दिया है, उन्हीं कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं हाल ही में अभी
5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, वो कौन कौन सी भाषा थी दोस्तों? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृतिक। इनको अभी शास्त्रीय, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो 31 से 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। यस, ये सही है। 2004 में संस्कृत शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी, तो नहीं भाई, सबसे पहला जो ये भाषा को दर्जा मिला था, शास्त्रीय भाषा का दर्जा, वो संस्कृत नहीं थी दोस्तों, वो तमिल भाषा थी, और 2005 में संस्कृत को मिला था। तो ये बात सही है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वे हमारा केवल 1 हो जाएगा, बी वाला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है मैचिंग से संबंधित है, करंट से रिलेटेड। सूची 1, सूची 2 में, सूची ए में पुरस्कार, सूची 2 में उसके विजेता हैं, बताइए कहाँ हुआ था। तो 73वां मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब दोस्तों ये विक्टोरिया केजेट थिनरिंग ने जीता था दोस्तों। ये कहाँ की है? ये डेनमार्क की है। यस, ये हो जाएगा दोस्तों। बुकर पुरस्कार 2024 का दोस्तों ये ब्रिटिश लेखिका ये सामांथा हार्वे को मिला था, ये सामांथा हार्वे को मिल गया था। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का ये जो अवार्ड था दोस्तों ये थाईलैंड में आयोजित हुआ था प्रतियोगिता, और ये भारत की रेचल गुप्ता को मिला था, ये रेचल गुप्ता। और बचा एक हमारा ये जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 के, ये उपमन्यु चटर्जी के द्वारा। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए डी का 4, सी का 1, डी का 4, सी का 1, ये बी वाला हो जाएगा, और ए का 3। यस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 में करंट से रिलेटेड है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? ये गोवा में हुआ था इसका आयोजन, आप लोग जानते हैं। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये विक्रांत मैसी को मिला था। विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा आपका, ये सी वाला विक्रांत मैसी, आप लोग जानते हैं। आगे चले हम लोग 29 वाले में अगर देखें तो 1 जनवरी 2025 को किस यूरोपीय देश में बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया? स्विट्जरलैंड में लगा दिया गया, जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती थी। तो क्वेश्चन नंबर ये 130 वाले में आपसे कह रहे हैं कि 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर बताइए कौन सा सही है और सही ऑप्शन चुनिए। तो जानते हैं 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन 28-30 दिसंबर के बीच 2024 में वाराणसी में किया गया था, ये बात सही है। दूसरा कह रहे हैं इसका मुख्य विषय बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग की भागीदारी, बीज में इसकी क्षेत्र में सहयोगी भागीदारी, ज्ञान आदान प्रदान को बढ़ावा देना। यस, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी सही है हमारा 130 का डी। 31 वाले में अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 के संदर्भ में अवार्ड के संदर्भ में कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसे बताइए। तो कह रहे हैं कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट लेटसाइड टेबेगो बोत्सवाना था। तो यस, ये बात सही है, बोत्सवाना ही था। तो हमारा ये उत्तर नहीं हुआ क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हमसे मतलब हमसे कह रहे हैं कौन सा गलत है, तो ये तो अपनी जगह सही है, हमें गलत वाले को पकड़ना है। तो चलते हैं देखते हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट्स सिपान हसन नीदरलैंड से संबंधित हैं। यस जी, बिल्कुल सही, ये भी सही। अब दोस्तों जो सी वाले में यहाँ पर लिखा है, कह रहे हैं पुरुष राइजिंग स्टार आयुष महात्रे कौन था? ये कौन तो नहीं था दोस्तों, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये भारत के नहीं थे, ये इटली के थे। पुरुष राइजिंग स्टार ये इटली के थे, इतना तो याद होगा ही आपको, इटली के थे। उनका नाम माइटिया करके कुछ नाम था, माटी टाइप का नाम था उनका। और ये डी वाला तो हमारा सही है, महिला राइजिंग स्टार सेम्बो अल्मायेव इथोपिया से थी। तो यस, ये सही है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 वाले में क्रोनोलॉजी से प्रश्न है, कुछ दिवस दिए गए हैं, सबसे पहले कौन सा दिवस आता है, फिर कौन, ऐसे करके हमें सही उत्तर देना है। तो विश्व रेडियो दिवस दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व रेडियो दिवस के बारे में हम लोग पहले 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ये 18 दिसंबर को। विश्व मधुमेह दिवस नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है 14 नवंबर को, ये 14 नवंबर। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है ये 11 दिसंबर को। तो अब आप लोग सेट कर लीजिए कौन सा पहला आएगा।
तो सबसे पहले कौन आता है? फरवरी आता है, 13 फरवरी। एक पहले नंबर पर होना चाहिए, या तो हमारा बी होगा या तो सी होगा। और सबसे अंत में कौन है? 18 दिसंबर वाला है, तो 2 सबसे अंत में आएगा। 2 सबसे अंत में कहाँ है? यहाँ है, ये वाला हो जाएगा। आगे देखें, 133 में गणतंत्र दिवस परेड 2025 के संदर्भ में कौन सा, मतलब कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन को चुनिए। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा घोषित झांकी पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार गुजरात की झांकी को प्राप्त हुआ है। तो नहीं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का जो प्रथम पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश का महाकुंभ वाला जो झांकी था, जो दृश्य था, उसको मिला है। तो ये वाला आपका जो है 133 का ये गलत हो जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश का महाकुंभ जो था उसको मिला है। तो केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में झांकी का पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी को प्राप्त हुआ है। तो नहीं दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नहीं मिला है। लोग देखते ही कह देंगे कि यही है। तो ये दोस्तों मिला है, वो जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है, तो इसको मिला है। तो ये भी वाला आपका गलत हो गया, डी हो जाएगा आपका।